everyone. Very good morning. I am Pawan Gahukar. I'm a chartered accountant and a company secretary. Today we're going to start with company secretary का executive entrance test का एक नया subject, that is current affairs. Yes, we have to study the current affairs all over the world. हम लोगों को current affairs सिर्फ इंडियन मार्केट का नहीं, इंटरनेशनल मार्केट का भी जानना है. We are interested in knowing the whereabouts of business and various commercial activities of profit making and non-profit making organizations all over the world. Current affairs का syllabus 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स के लिए मैं कहूंगा अगर हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो 20 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको. ये सब्जेक्ट, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो स्टूडेंट्स मैनेज कर ही लेंगे, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाला सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए. इसमें एक ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट का रैंक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस सब्जेक्ट के 5 कुल क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो पूरे मेमोरी बेस्ड रहेंगे, जिसमें 90% स्टूडेंट्स तुक्का मारेंगे. तो जो स्टूडेंट्स अपना रनिंग नोट्स अच्छे से बनाएगा, जो स्टूडेंट स्टिकी नोट्स अच्छे से बनाएगा, टैगिंग अच्छे से करेगा, जो बार बार ये सब्जेक्ट पढ़ेगा वही एक्सेल करेगा. ऐसा सब्जेक्ट है. 20 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत है, बट लेट्स डू इट. जिसको रैंक लाना है उसने इस सब्जेक्ट में जान लगा देनी है. जिसको सिर्फ पास होना है, आप सिर्फ 1-2 जनरल रीडिंग देके भी एग्जाम के लिए जा सकते हैं. तो करंट अफेयर्स के अंदर दिस सब्जेक्ट हैज गॉट 4 चैप्टर्स: इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, लीगल एंड अदर अफेयर्स. और ये सब्जेक्ट बार बार चेंज होगा, क्योंकि ईयर वाइज हर चीज बदलेगी. ईयर वाइज कन्वेंशंस बदलेंगे, ईयर वाइज इंटरनेशनल मीटिंग्स बदलेगी, ईयर वाइज जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मेंबर्स हैं हमारे इंडिया के वो बदलेंगे. तो दिस सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ चेंजेस. ठीक है. सो दैट्स द करिकुलम ऑफ करंट अफेयर्स. प्लीज गो थ्रू इट. दीज आर द 4 चैप्टर्स दैट वी हैव टू पे हीड टू. Alright, so current affairs में moving ahead, we start with the first chapter under current affairs, and that is international and national affairs all over the country, all over India as well as around the globe. पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सी फंड्स है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमने सब पढ़ना है. ठीक है. So this is the part of this international bodies में ये पूरे चैप्टर का कंटेंट है. क्या क्या पढ़ना है हमें? वी हैव टू स्टडी दीज एरियाज. वी हैव टू स्टार्ट विथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. वी हैव टू स्टडी एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. वी हैव टू स्टडी ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. वी हैव टू स्टडी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. We have to study G20, group of 20 countries, and we have to study BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. So these are the international bodies which works for better business all over the world, which works for better cooperation between various countries all over the world. And we have to get started with इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो लेट्स मूव अहेड. एक बार आप इंटरनेशनल बॉडीज को देख लीजिए: IMF, एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20 एंड बिम्स्टेक. ऑलराइट. सो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहली इंटरनेशनल बॉडी की, दैट इंटरनेशनल बॉडी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF तुमने सुना होगा. काफी लोग IMF को इम्पॉसिबल मिशन फोर्स कहते हैं. जी ऐसा नहीं है, वो मूवीज में होता है सिर्फ. वी हैव एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसमें 189 कंट्रीज, ठीक है, 189 कंट्रीज इन्वॉल्व है. लेट्स चेक आउट द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी अंडर करंट अफेयर्स सब्जेक्ट. करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के अंदर इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स इज द फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर पहला टॉपिक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. Page number 2 of ICSI module. International Monetary Fund is an organization of 189 countries. MCQ Gold. It is an organization of how many countries? 100 and कितना?
80, yes, it is an organization of 189 countries and working, okay, they work to foster global monetary cooperation. Oh, what do you mean by the word foster? Yes, foster यानी बूस्ट करना, foster यानी किसी भी चीज को और हायर लेवरेज देना, बढ़ाना, किसी भी चीज को उकसाना. जैसे तुम्हारी पढ़ाई का लेवल अब बढ़ चुका है, डू यू अग्री? तुम्हारी पढ़ाई का लेवल बढ़ चुका है, डू यू अग्री? यस, होपफुली. सो working to foster global monetary cooperation, securing financial stability, facilitate international trade. Facilitate यानी help international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. Guys, reduce poverty around the world. Reduce poverty around the world. International Monetary Fund 189 कंट्रीज का एक कंसोर्टियम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को हेल्प करता है और ग्लोबल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है. देखो, थोड़ा एक मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है? थोड़ा एक क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए ऐसा है कि तुम तो कंपनी सेक्रेटरी बन ही जाओगे, ट्रू और फॉल्स? कुछ बोल ही नहीं रहे. दीक्षा, अलीना, केतन, ये सब कुछ बोले ही नहीं. हाँ सर, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो ठीक है. ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. मैं क्या कहता हूं, एक बार अगर इस फील्ड में आ गए ना हम लोग, तो यहां से हम लोग बन के ही जाएंगे, ठीक है? चलो, नेवरदलेस वी मूव ऑन. तो आप लोग सीएस तो बन ही जाएंगे, ट्रू और फॉल्स? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग इतने अपॉर्चुनिस्टिक हो, आप लोगों ने जल्दी, ठीक है, कोविड-19 के आउटब्रेक के अंदर भी अपनी पढ़ाई चालू कर दी. आप लोगों में कुछ डिफरेंट है. आप जरूर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, होपफुली, ठीक है? आप जरूर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे. और मान लेते हैं दैट यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद अच्छी नीश सोफिस्टिकेटेड जॉब मिली आपको, और अच्छा सैलरी है आपका, अच्छा पैकेज है आपका, एंड यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट इन आवर बैच. आपकी जो स्कूल में 40, 50, 60 बच्चे थे, उसमें सबसे रईस हो, आपके एरिया में आप सबसे रिच हो. अब एग्जाम्पल के तौर पे है ये सब, ठीक है? ये सब काल्पनिक है. कि आप ये चाहेंगे कि आपका घर, ठीक है, 5 फ्लोर्स का हो और बाकी सारे आपके दोस्त, आपके फ्रेंड झोपड़पट्टी में रहे? क्या आपको ये एक्सेप्टेबल होगा? आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स? गाइस, दुनिया का प्रॉब्लम यही हो रहा है. द वर्ल्ड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. What is the problem? There are countries in the world. There are countries in the world like United States doing very well, ठीक है? And there are countries there are African countries. There are countries like Pakistan, Bangladesh, which are very, full of poverty. यानी वहां पे 40% ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे खाना खा पाते हैं. This is the level of poverty that they are facing. Now, what I'm trying to tell you, IMF is making sure कि वो पॉवर्टी कम हो जाए. मैं क्या कहता हूं, देर आर कंट्रीज विच थ्रो 20 लाख पिज्जाज. देर आर कंट्रीज विच थ्रो 20 लाख पिज्जाज एवरी इवनिंग. फेंक देते हैं क्योंकि कंजम्पशन नहीं हुआ है. एंड देर आर कंट्रीज जिसमें 40 से 50% जनता सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती है. वी डू नॉट वॉन्ट दैट. वी वॉन्ट समवन टू हेल्प द कॉज, एंड दैट इज वाई वी हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF. क्रिएटेड इन 1945. ये वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा ध्यान में आया. वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ये ध्यान में आया कि वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग. क्रिएटेड इन 1945, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज गवर्न्ड बाय एंड अकाउंटेबल टू 189 कंट्रीज दैट मेक अप इट्स नियर ग्लोबल मेंबरशिप. ठीक है, नियर ग्लोबल मेंबरशिप क्यों बोला है? 100% मेंबरशिप क्यों नहीं बोला है? बिकॉज देर आर मोर देन 200 कंट्रीज. तो सिर्फ 189 कंट्रीज का मेंबरशिप है, बाकी सारी कंट्रीज गायब है. The IMF's primary purpose is to ensure the stability of international monetary system, the system of exchange rates, international payments that enables countries to transact with each other. The fund's mandate was updated in 2012 to include all macroeconomic and financial sector issues that bear on global stability. So, अगर हम लोग बात करें
तो हम लोग चाहते थे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते थे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी आए। हम नहीं चाहते कि एक कंट्री बहुत बहुत हेविली पावरफुल बन जाए, और हम नहीं चाहते कि एक कंट्री इतनी वीक बन जाए कि वहां पे लोग भूखे मरे। वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट स्टेबिलिटी। इफ यू वांट एवरीवन टू बी हैप्पी, एवरीवन शुड ग्रो टुगेदर। व्हाट से? जेलसी का फैक्टर खत्म हो जाता है। अगर सब खुश है तो सबका साथ और सबका विकास होगा। यही काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। फास्ट फैक्ट्स देख लेते आईएमएफ को लेके। फास्ट फैक्ट्स मेंबरशिप 189 कंट्रीज। अब मेरी बात सुनो, फास्ट फैक्ट्स ऐसा एरिया है जो एमसीक्यू के लिए एकदम गोल्ड है, यानी इस पे बनेंगे असली एमसीक्यूज। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एरियाज है जहां पे करंट अफेयर्स में ज्यादा एमसीक्यू बनने का चांस है। पढ़ेंगे हम लोग 100%, ठीक है, लेकिन कौन सा एरिया ज्यादा ध्यान देना है, किस कंसेप्ट को ज्यादा इज्जत देनी है, किस कंसेप्ट पे ज्यादा मेहनत करनी है, ये मैं आपको बताते चलूंगा। फास्ट फैक्ट्स मेंबरशिप ऑफ 189 कंट्रीज। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यस, टेल मी। All right, I hope this will solve the problem now. So fast facts में the memberships of 189 countries. Headquarters is in Washington DC. Where is Washington DC, by the way? Yeah, it is the capital of United States. अगर आपका ज्योग्राफी वीक है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करें, आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएगी उसमें। मेंबरशिप 189 कंट्रीज, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी इसकी बोर्ड में, इसके काम करने वाले बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स हैं? 25 डायरेक्टर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो देयर आर हाउ मेनी डायरेक्टर्स? 24 डायरेक्टर्स। अब हो सकता है हर कंट्री का रिप्रेजेंट करने वाले लोग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हो। तो सर ग्रुप ऑफ कंट्रीज कैसे डिसाइड होगा? जैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ईयू। एनीवन हैज हर्ड अबाउट ईयू? ईयू सुना है? ईयू नहीं सुना आज तक? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा बुरा फील होने वाली कोई बात नहीं है। इट इज यूरोपियन यूनियन which consists of all these countries. यूरोपियन यूनियन। हाँ, देखो पहले तो यूरोपियन यूनियन का पहले आंसर देना चाहिए था आपने, फिर ये एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहिए था आपने, ठीक है। गाइस, these many countries are a part of यूरोपियन यूनियन, these many countries, ठीक है। अब इसमें से जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो है यूके, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहता था, ठीक है। तो इस पे हम लोग और एक्स्ट्रा डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यूरोपियन यूनियन को एक ही डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मे बी देयर आर 189 कंट्रीज बट देयर आर ओनली 24 डायरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, हमने एशियन भी पढ़ना है आगे। एशियन इज अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, जो सिमिलर एरिया की जो कंट्रीज होती है, उसको एक ही डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके लिए 10 डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। इसलिए फास्ट फैक्ट्स में 24 डायरेक्टर्स हैं। द लार्जेस्ट बोरोवर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अरे पैसे होते हैं उनके पास, इनके पास। फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए उनके पास पैसे चाहिए, ठीक है, उनके पास पैसे चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स लोन देता है, और सबसे ज्यादा बोरो किसने किया है? विच कंट्रीज हैव बोरोड द मोस्ट? अपना नाम नहीं है बॉस, सुनो, हम भूखे हैं, गरीब नहीं है हम लोग इंडियंस, ठीक है। हम लोग लोन वोन नहीं लेते किसी से। लार्जेस्ट बोरोवर्स अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट। दीज आर द लार्जेस्ट बोरोवर्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने लोन पे लिया है आईएमएफ से। देन द लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स, ठीक है, लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन, जरूरत नहीं है लेकिन लेके रखा है लोन, मैक्सिको, कोलंबिया,
एंड मोरक्को। गाइस एमसीक्यू का गोल्ड है फास्ट फैक्ट्स, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इस पे जरूर एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे। जस्ट गो थ्रू इट, फास्ट फैक्ट्स। ओके, सो फास्ट फैक्ट्स के बाद आईएमएफ बनाया क्यों है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ आईएमएफ? द प्राइमरी एम्स ऑफ आईएमएफ टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। अगेन इंटरनेशनल लेवल पे हमें मॉनेटरी कोऑपरेशन चाहिए, सबका साथ सबका, बोलो बोलो, सबका साथ सबका विकास, कोऑपरेशन होगा तो विकास होगा, ठीक है। देन फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, देयर शुड बी अ बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज व्हाट वी वांट। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी यानी क्या, फॉरेन एक्सचेंज, एक दूसरे की कंट्री के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसमें फॉरेन एक्सचेंज में स्टेबल होना चाहिए, यानी रूपी $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है टू बी ऑनेस्ट। जैसे वन रशियन रूबल इज इक्वल टू 1.2 रुपीज, यानी रशिया का जो करेंसी है वो इतना महंगा नहीं है इंडिया की करेंसी से, लेकिन डॉलर काफी महंगा है, ठीक है, कुवैती दिनार काफी महंगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एन एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, यानी मल्टीपल कंट्रीज के बीच में पेमेंट का जरिया डेवलप होना चाहिए। अभी सुनो, जैसे अगर आप हमारी क्लास की अगर फीस आसानी से नहीं भर पाए, अगर आप फीस ऑनलाइन नहीं भर पाए, तो क्या आप क्लास अटेंड कर पाएंगे? सोचो जरा। तो सर फिजिकल हम लोग फीस नहीं पे कर सकते, ये ऑनलाइन क्लास है, ये लाइव क्लास है, तो आप कम से कम एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम तो बता दो हमको। हमको बैंक में जमा कराना है तो हम लोग ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं, हम आपके क्लास के ऑफिस में आके पैसे नहीं जमा कराना चाहते। तो एक मल्टीलैटरल, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में पेमेंट का मैकेनिज्म डेवलप करो। अगर पेमेंट का मैकेनिज्म डेवलप हुआ तो ट्रेड भी प्रॉस्पर करेगा, अगर पेमेंट का मैकेनिज्म डेवलप हुआ तो ट्रेड भी प्रॉस्पर करेगा, ठीक है। मूविंग अहेड, promote exchange stability followed by assist in establishment of multilateral payment system and make resources available with adequate safeguards to members experiences balance of payment difficulties। balance of payment यानी क्या होता है? एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर लिया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इंडिया ने यूएस से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर ली लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाए, तो इंपोर्ट हमने ज्यादा किया तो क्या हमको ज्यादा पैसे देने उनको? दिमाग लगाओ। हमने उनको एक्सपोर्ट मान लेते हैं हमने उनको एक्सपोर्ट किया है 20% और हमने इंपोर्ट किया है 70%, इतना ज्यादा। अगर हम लोग कंपैरिजन की मोड में 20% और 70% दे रहे हैं तो हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, अब बहुत पैसे देने इनको, तो अब हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम लोगों को उनको बहुत पैसे देने हैं यार, अब उनको पैसे देने हैं तो आईएमएफ विल हेल्प अस टू पे द मनी। तो लोन लेते हैं ना लोग आईएमएफ से, ठीक है। छोटा सा क्विज, विच वन इज द लार्जेस्ट बोरोवर फ्रॉम आईएमएफ, एनी वन कंट्री? नॉट बैड, नॉट बैड। अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ आईएमएफ फ्रॉम द फॉलोइंग? अर्जेंटीना, इंडिया, ग्रीस एंड इजिप्ट। व्हाट विल बी योर आंसर? परफेक्ट। तो लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा वो तो बोलेगा भाई इंडिया तो बोरो करने के लिए पैदा हुआ है, इंडिया तो लेगा ही पैसे, ये ग्रीस अच्छा कंट्री लगा है, या फिर मैंने अर्जेंटीना सुना है, फिर इजिप्ट में तो बहुत सोना है, उधर तो मम्मियां रहती, ऐसा फालतू का दिमाग लगाएगा स्टूडेंट। आप समझ रहे हो? स्टूडेंट विल अप्लाई हिज ब्रेन्स फॉर नो रीजन, ठीक है। गाइस जो काम नॉलेज करता है वो नॉलेज करता है, वहां लॉजिक काम नहीं करता है, ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। सो आईएमएफ से लोन मिल जाएगा आपको और आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आईएमएफ इन न्यूज, आईएमएफ इन न्यूज, ठीक है। सर गीता गोपीनाथ मैडम को क्यों दिखा रहे हो आप? बताता हूं मैं तुमको, आ जाओ।
The economic recovery for India in 2020 and 21, in the year 2020 and 21, IMF क्या कहता है कि क्या इंडिया रिकवर हो पाएगा, इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगी इंडिया की? Guys, let's check it out. The International Monetary Fund, we are on page number 3 of ICSI module of current affairs. The International Monetary Fund, which sharply cut India's growth, has projected a recovery in 2020-21 as per the statement of IMF's चीफ इकोनॉमिस्ट. आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है रे? गीता गोपीनाथ. यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है. ओके, सो गर्ल्स आउट देयर इन माय क्लास, मेक इट श्योर कि आप ऐसा कुछ बड़ा करें. सर लेकिन सीएस तो बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, मुझे नहीं जमेगा ये सब. तो आपको ऐसी लाइफ जीने का मौका भी नहीं मिलेगा. सोचो एक इंडियन ओरिजिन की बंदी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील. बट ये सब आप तभी कर पाओगे जब रिसोर्स है, जब अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है. तो वर्क हार्ड फॉर योर एडवांटेज. तो हमेशा बॉयज डोमिनेट नहीं करेंगे. ठीक है, गर्ल्स आर देयर टू मेक इट बिग, बस मेहनत करनी बाकी है. द IMF, which sharply cut India's growth rate, has projected a recovery in 2020 as per the statement of IMF's chief economist Geeta Gopinath during the news conference in Davos for release of World Economic Outlook. Guys, this is the photograph from the World Economic Outlook का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडिया इज रिकवरिंग. अपडेट, ठीक है, फॉर द रिलीज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट अपडेट ऑन जनवरी 2020. यानी दीज आर द लेटेस्ट फोटोग्राफ्स. सोचो आपके लिए कितना रिसर्च किया जा रहा है. 20 जनवरी को अगर ये मीटिंग हुआ है तो इसका मतलब ये जो नोट्स बने हैं इंस्टीट्यूट के, ये फरवरी में बने हैं और आपको अप्रैल में प्रोवाइड किया है और मई में तुम अभी ये सब पढ़ रहे हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द रिकवरी इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द मॉनेटरी स्टिमुलस that has been put in the system and some of from its corporate tax cut. यानी इंडिया ने थोड़ा सा टैक्स को कट किया था. आपको भी पता है हम लोगों ने टैक्स को 30% से लेके 25% किया था. डू यू रिमेंबर? थोड़ा याद है क्या तुमको? इंडिया ने टैक्स कम किया था. उसको कहते मॉनेटरी स्टिमुलस. मॉनेटरी स्टिमुलस ने क्या, और यार 100 रुपए कमाएंगे तो पहले 70 रुपए हमारे होते थे, अब 75 रुपए हमारे होंगे. जब आपको पता है एज अ बिजनेसमैन कि आपको टैक्स कम पे करना है, अलग ही खुशी आ जाती है दिल में जब आपको पता है कि आपको टैक्स पे करना है. सो दिस इज कॉल्ड एज मॉनेटरी स्टिमुलस. जैसे अगर आपको पता है कि जो पहले 2-3 अटेम्प्ट्स रहेंगे CSEET के वो इजी रहने वाले हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार इजी रहने वाला है, फिर तो रैंक ही लाऊंगा, फिर पास करके क्या करूंगा. अंडरस्टैंड, दैट्स अ स्टिमुलस, दैट्स अ बूस्ट. So to come from monetary stimulus that has been put in the system and some of it from the corporate tax cut, India's growth rate is expected to shoot up from the estimate of 4.8% for the current fiscal year, यानी current financial year, by 1% to 5.8% in 2020-21. अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. इन्होंने IMF ने ये बोल तो दिया था कि इंडिया का, ठीक है, IMF ने इन्होंने बोलती था कि द ईयर 2020 इन द ईयर 2020 एंड 21 हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 5.8% रहेगा. बट एक बात ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस वॉज द एस्टिमेट. एस्टिमेट यानी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एस्टिमेट? नो, assumption नहीं. No. Estimate यानी prediction of the future. Estimation यानी prediction of the future. लेकिन मेरी बात सुनो, कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण हमारा जो लॉकडाउन है अब ऑलमोस्ट, ठीक है, 2 महीने तक आ चुका है. इसके कारण हमारा इकोनॉमी, रादर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है. तो ये एस्टिमेट सिर्फ कागज पे रह जाएंगे. ये एस्टिमेट अब वैलिड नहीं है. कोई बात नहीं, इंडियन इकोनॉमी रिकवर होने वाली थी, ऐसा IMF ने कहा था जनवरी 20th ईयर
2020, यानी बस 4 महीने पहले का रिपोर्ट था, बट फ्यूचर इज अनसर्टन, बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टन, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। कोई बात नहीं, चलता है, आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ की मीटिंग में कौन है ये मैडम, बताएंगे इनका नाम? गीता बबीता, जीतना है गीता, यही है वो गीता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IMF डाउनग्रेड्स वर्ल्ड्स ग्रोथ एंड वार्न्स ऑफ प्रिकॉरियस 2020, ठीक है। ओए हेलो, IMF ने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, सुनो, IMF ने प्रेडिक्ट किया था कब? IMF ने प्रेडिक्ट किया था कब? जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में IMF ने प्रेडिक्ट किया था कि 2020 विल बी प्रिकॉरियस, द ईयर 2020 विल बी प्रिकॉरियस। सर प्रिकॉरियस यानी क्या होता है रे? प्रिकॉरियस यानी डेंजरस। क्या 2020 डेंजरस निकला? डेंजरस नहीं निकला, डेंजरफुल। Year 2020 was not a danger. It has been a disaster. बहुत डिजास्टर्स रहा है हमारे लिए द ईयर 2020। IMF ने थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश की थी, हमें वार्न करने की कोशिश की थी। IMF डाउनग्रेड्स वर्ल्ड्स ग्रोथ एंड वार्न्स ऑफ प्रिकॉरियस 2020। IMF cautions there are an abundance of potential triggers यानी बूस्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स थे फॉर सिचुएशन टू टर्न नेगेटिव क्विकली, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना और ऑन यूरोपियन ऑटोज। ऑटोज यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोज? ऑटोमोबाइल्स यानी कार्स पे और ट्रक्स पे। अगर चाइना से और यूरोप से कोई कार या ट्रक बन के आता है तो उस पे ज्यादा टैक्स लगाने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक रीजन था कि वर्ल्ड ग्रोथ कम होने वाली थी, ठीक है। एंड एज वेल एज अ नो डील ब्रेक्सिट एंड हाई डेट लेवल्स इन मेनी कंट्रीज। नो डील ब्रेक्सिट, अब मेरी बात सुनो, ये ब्रेक्सिट मुझे समझाना है। आदित्य कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने उसको रोक दिया था वहां पे, ठीक है। डू यू रिमेंबर यूरोपियन यूनियन? थोड़ी देर पहले मैंने बताया यूरोपियन यूनियन में ये सारी कंट्रीज है, देख लो सारी कंट्रीज। दीज आर वेरी फैसिनेटिंग कंट्रीज लाइक आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी और बहुत सारी। तो ऐसी टोटल ओके 28 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में थी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, कोई गेस करना चाहते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री यूनाइटेड किंगडम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। यूनाइटेड किंगडम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। और जब कोई स्ट्रॉन्ग रहता है ना तो वो होशियारी मारता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग रहता है तो होशियारी मारता है। तो यूरोपियन यूनियन में से यूके यानी ब्रिटिश डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि जब मैं ऑलरेडी आगे हूं तो मैं गरीब देशों का पार्ट क्यों बनूं। इसलिए यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटिश ने एग्जिट कर लिया, इसको कहते हैं ब्रेक्सिट। यूरोपियन यूनियन में से यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया, इसको कहते हैं ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट हो जाने के कारण ये कंट्री, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एग्जिट हो गया, इसको कहते हैं ब्रेक्सिट। और उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, उसके कारण भी जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि इतना ग्रोथ होगा उतना ग्रोथ होगा, वो नहीं हो पाएगा आप। सो एज वेल एज नो डील ब्रेक्सिट एंड हाई डेट लेवल्स इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री बहुत सारे लोन के अंदर, बहुत सारी उधार के अंदर जी रही थी। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस एंड कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी आर सैपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी।
are sapping NA are reducing, which faces a precarious 2020. The IMF warned in July 2019, यानी जुलाई 2019 में सबको वार्न कर दिया था. Trade conflicts and undercutting investment, and the IMF urged countries not to use tariff in place of negotiations. In its quarterly update of World Economic Outlook, ठीक है, quarterly update World Economic Outlook, याद रखना ये ये नहीं, ये याद रखना है तुमको, ठीक है. World Economic Outlook, trade conflict, the IMF trimmed the global forecast issued in April by 0.1% this year and next, with growth expected to hit 3.2% in 2019 and 3.5% in 2020. But the report sounded the alarm, saying things could easily go wrong. यानी जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही होने वाला है. ब्रेक्सिट और काफी सारे इश्यूज के अंदर things could easily go wrong around the world. The projected growth pickup in 2020 is precarious and presumes there will be stabilization in currently stressed emerging markets and developing economies and progress towards resolving trade policy differences, the IMF said. मुझे लगता है इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, लेकिन अगर किसी को और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट्स में विजिट www.imf.org/external, तो आपको इस वेबसाइट पे और डिटेल्स भी मिल जाएगी. सो दैट्स दैट अबाउट IMF. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल लेक्चर्स में हो सकता है वो, ठीक है, मेरा ऐसा अनुमान है, मैं अपने स्टूडेंट को हेल्प करना चाहता हूं. इनिशियल एग्जाम्स में CSEET की वो लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे. इनमें से फुल फॉर्म आपको पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पे आएगा. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितनी कंट्रीज होती है, ये एक MCQ का क्वेश्चन हो सकता है उनका, ठीक है. उसके बाद ये कौन से ईयर में बना था, ये एक क्वेश्चन हो सकता है उनका. और फास्ट फैक्ट पे एक क्वेश्चन हो सकता है उनका, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. All right guys, so that was all about International Monetary Fund. हमें इंटरनेशनल बॉडीज पढ़नी है अंडर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के अंदर वी आर स्टडिंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स. इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर हम लोगों ने कौन सा बॉडी कर लिया अभी? हमने अभी कर लिया है IMF. द नेक्स्ट वन ऑन अ लिस्ट इज ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. चलो देख लेते हैं इसको भी. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में अपन लोग साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आते क्या? साउथ ईस्ट है क्या अपन कि साउथ है? नहीं, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट. इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट नहीं, ठीक है. कोई बात नहीं, ज्योग्राफी इसलिए पढ़नी चाहिए, कोई बात नहीं. एशियन का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट. नंबर 1, एशियन का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, और इसमें कौन सी कंट्रीज है ये भी इंपॉर्टेंट है. थैंकफुली IMF में कौन सी कंट्रीज है उन्होंने ये नहीं दिया, क्योंकि 189 कंट्रीज लर्न करने पड़ जाते. लेकिन एशियन में नंबर ऑफ कौन सी कंट्रीज है, आपको काफी सारे नए नाम सुनने मिलेंगे. चलो शैल वी स्टार्ट? ओए हेलो, शैल वी स्टार्ट? चलो. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN. The Association of Southeast Asian Nation or ASEAN was established on 8th August 1967 in Bangkok, Thailand. So Bangkok is the capital of Thailand. It is the only city, okay, which is very sophisticated in Thailand. The rest of the Thailand is just poor, very poor to be honest. चलो, तो बैंकॉक यानी आप ऐसा एकदम थाईलैंड, मलेशिया, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. दीज आर डिसेंट कंट्रीज, दीज आर नॉट ग्रेट कंट्रीज, रिमेंबर दिस. इससे बहुत अच्छी कंट्री है हमारी इंडिया, प्लीज, ठीक है. आई हैव बीन टू दीज कंट्रीज. देयर आर ओनली अ कपल ऑफ सिटीज विच आर गुड, which are better than some of the cities in India, but otherwise else these countries have nothing. चलो आगे बढ़ते. ये एसोसिएशन क्यों करते रहे, ये कंट्रीज एक साथ क्यों आ जाते हैं, ये एसोसिएशन करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है एसोसिएशन करना? सबका साथ
सबका साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन हमारे मोदी जी ने हमको बताया है क्या, सबका साथ सबका विकास। तो ये सब हो रहा है इसके लिए, हाँ ये सब नहीं, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे इसलिए तो, आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है इसलिए तो जुड़ रहे हैं ना। ठीक है, जुगाड़ क्यों कर रहे हैं, 10 कंट्री एक साथ क्यों आ रही, क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे। चलो कोई बात नहीं। तो 8 August 1967 in Bangkok with the signing of ASEAN Declaration by founding countries of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand। तो पहले ये लोग, ये 5 कंट्रीज थे एशियन में, पहले ये 5 कंट्रीज थे। लेकिन अब द करंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंक्लूड्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनाई दारुसलाम। ठीक है, इसमें से काफी वर्ड्स तो तुमने आज सुने होंगे पहली बार। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। The current members of the group include these many countries, and these joined on 7th January 1984, Vietnam on 20th July 1959, Laos PDR and Myanmar on 23rd July 1997, and Cambodia on 30th April 1999, making up how many members? कितने members है? 10 members है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको, कौन सी कंट्रीज है एशियन में, अब वो याद रखना, लेकिन कौन सी कंट्री कब ज्वाइन हुई इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एशियन कब बना ये डेट आप याद रख सकते हो, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में एशियन बना था। और ओरिजिनली देयर वर ओनली 5 कंट्रीज, बट नाउ एशियन हैज हाउ मेनी कंट्रीज, 10 कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें कौन सी कंट्री, आपको बस ये नाम आप डेफिनेटली याद रख सकते हो, कौन सी कंट्रीज है, कौन सी कंट्री कब जुड़ी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। द एम एंड पर्पस एज सेट आउट इन द एशियन डिक्लेरेशन, द एम एंड पर्पस ऑफ एशियन आर, सबसे पहला टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। नेक्स्ट पेज। थ्रू जॉइंट एंडिवर्स इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी and partnership in order to strengthen foundation for prosperous and peaceful community of Southeast Asian nation। तो ये जो सारी कंट्रीज है एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप मैप देखोगे तो ये सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये कैसा ना, इन लोगों को दिमाग है, ये लोग पाकिस्तान या चाइना जैसे नहीं है कि बार बार आके अपने मिलिटेंट्स भेज दे, अपने टेररिस्ट भेज दे, और हमारा चाइना, हमारा कश्मीर है, हमारा ये है, हमारा वो है, ये सब हरकतें करे। इन लोगों को पता है एक दूसरे से लड़के सिर्फ हमारे बजट खराब होते हैं, ये लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये बढ़ भी रहे। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग, हाईलाइट कर लो, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्रमोटिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस। अबाइड यानी फॉलो करना, abiding respect for justice and rule of law in the relationship amongst countries of the region and adherence to the principles of United Nations Charter। जो United Nations ने सबको चार्टर दिया है, चार्टर यानी क्या, एक ऐसा गाइडलाइन का एक पेज होता है, गाइडलाइन के कुछ पेजेस होते हैं, उसको कहते हैं चार्टर। चार्टर यानी गाइडलाइन से रिलेटेड एक छोटे से नोट्स, गाइडलाइंस बोलते हैं, चार्टर को आप गाइडलाइंस भी बोल सकते हो। तो to promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest like economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields। Again active collaboration बोला है, collaboration यानी क्या, again सबका साथ, mutual assistance, एक दूसरे की हेल्प करना है। देखो ना, अगर हम लोग पाकिस्तान से नहीं लड़ते इतने साल तो हमारे इतने लाखों करोड़ रुपए हमारे बच जाते। हम लोग किस पे खर्च कर पाते, फिर हम लोग, हमारा अगर इतने पैसे बच जाते हैं तो हम लोग किस पे खर्च करते हैं, इस पे, एजुकेशन पे, प्रोफेशन पे, टेक्नोलॉजी पे खर्च करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर एंड in the form of training and research facilities in education, social, cultural, technical, scientific and admin fields।
to collaborate more effectively for greater utilization of the agriculture and industries and expansion of their trade, including study of problems of international commodity trade, improvement of their transportation, communication facilities, and raising of living standards of their people. Raising of living standards of their people, ये बहुत जरूरी है. आपको मैं थोड़ा सा एक बिटर फैक्ट बताऊं, सुनना चाहोगे तुम? सुनना चाहोगे? गाइस, ये जो कंट्रीज है, इनकी हालत देखो. इंडिया हैज बीन अ पुअर कंट्री बिकॉज हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं. ठीक है, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए. बट मेरी बात सुनिए, आवर कंट्री वाज पुअर, आवर कंट्री हैड सम पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बट हमारी कंट्री में इन कंट्रीज जितनी पॉवर्टी नहीं थी. एज इट इज आवर कंट्री वाज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो मे बी हम इंडस्ट्रियल नहीं थे, लेकिन हम एकदम भूखे नहीं थे, एकदम नंगे नहीं थे. दीज कंट्रीज वर वेरी पुअर. मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी ये लोग इतने गरीब थे, दीज कंट्रीज ऑल टुगेदर, दीज कंट्रीज, आप इसमें से मलेशिया छोड़ दो, आप इसमें से मलेशिया और सिंगापुर छोड़ दो, तो बाकी सारी कंट्रीज इतनी ज्यादा गरीब थी कि इनकी पॉपुलेशन अगर भूख लग जाती थी तो खुद की को वुंड्स होते थे, उनको कुछ जख्म हो जाती थी, तो उसका पस खाते थे लोग. ये लोग इतने गरीब थे, दे हैड नथिंग टू डू. इसलिए ये कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ लड़ना बंद किया और ये कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट के लिए एशियन बनाया, वो भी 1967 में. काफी दिन हो गए इसको. इट हैज बीन ऑलमोस्ट मोर देन 50 years since they have developed ASEAN. So they were so poor, and now Singapore, Malaysia, they are considered more developed than India in certain respects because of cooperation. तो बस पाकिस्तान और चाइना को थोड़ा दिमाग आ जाए तो हमारा भी कुछ भला हो. And the living standards of the people. So guys, तुमने जरूर सुना होगा कि हमारी इंडिया गरीब है, लेकिन यार हम लोगों ने लिविंग स्टैंडर्ड हम लोगों ने इतना पुअर नहीं बनाया कि खुद का पस खा रहे, पैर का, हाथ का. वेरी बैड. Then to promote Southeast Asian studies and to maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purpose, and explore all avenues for even closer cooperation amongst themselves. तो वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये हम 10 कंट्रीज एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे को कोऑपरेट करें ताकि सबका इस रीजन में सबका भला हो. एशियन मेंबर्स का लिस्ट दिया उन्होंने. ठीक है, ब्रुनाई, दारुसलेम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. और दीज आर द कंट्रीज. अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स कभी हारा नहीं है वॉर में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स वियतनाम से हार चुका है, अमेरिका वियतनाम से हार चुका है वॉर के अंदर. सो थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. उसके बाद एम एंड पर्पस हो गया. वी मूव अहेड. एशियन इन न्यूज, छोटा सा पार्ट बचा है, कर लेते हैं इसको. एशियन इन न्यूज. सो द 35th एशियन, just next page, Asian in News, 35th Asian Summit. The 35th Asian Summit of Asian and related summits were held in Bangkok, that is Thailand, from 1st November 2019, okay, 1st to 4 November 2019. और इनका करना क्या था इनको? Thailand holds the rotating chair of Asian for 2019. The theme of the summit was, क्या थीम था इस मीटिंग का? समिट यानी मीटिंग. The theme of this meeting was advancing partnership for sustainability. सस्टेनेबिलिटी यानी क्या? लॉन्ग टर्म में जीना, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी. लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना इज कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी. द नेक्स्ट एशियन समिट इज टू बी कंडक्टेड इन वियतनाम इन 2020. ये वियतनाम इज इट अ पार्ट ऑफ एशियन? बताओ तो जरा. वियतनाम इज इट अ पार्ट ऑफ एशियन? यस, वियतनाम इज अ पार्ट ऑफ एशियन. और इनका थीम क्या था? 35th एशियन समिट का थीम क्या था? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी. यानी ये बिजनेस के एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, हम लोगों को एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करनी है ताकि हम सब लॉन्ग टर्म में ग्रो करें, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करें. तो ये एक पहला था. उसके बाद मैं क्या कहता हूं, देखो
ये है एशियन समिट की ऑफिशियल फोटोग्राफ। ठीक है, ये है एशियन समिट की ऑफिशियल फोटोग्राफ। देखो तो 10 लोग है क्या, देखो तो जरा 10 लोग है क्या? ये 10 लोग क्यों है? 10 लोग क्यों है? 10 लोग क्यों है? क्योंकि एशियन समिट में 10 कंट्रीज है। अब मुझे एक बात बताओ, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया इंडिया से काफी दूर है क्या? इंडिया से काफी दूर है क्या? नो, इट इज मलेशिया जाना, इट्स अ 3 hour फ्लाइट, इट्स अ 3 hour फ्लाइट ओनली फ्रॉम, इट्स अ 2 hour फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू मलेशिया। ये हमसे बहुत करीब है, और जब ये हमसे बहुत करीब है तो मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दिख रहे क्या हमारे साहबजादे? दिख रहे क्या हमारे साहबजादे? जहां पे फोटो हो और मोदी जी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस, अरे नहीं, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने फोटोशॉप थोड़ी किया ये फोटो। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, 16th Asian Indian Summit. So guys, the next in news is India Asian Summit 2019. तो हम भी उनके साथ जुड़ गए कि हम इन कंट्रीज के साथ मिलकर क्या अच्छा बिजनेस कर सकते हैं कोऑपरेशन के जरिए। देखते हैं। The 16th Asian Summit was held on 3rd November 2019 in Bangkok, Thailand. Following are the key highlights of the summit. श्री नरेंद्र मोदी, सुना है क्या आपने नाम? ऑनरेबल मित्रों, आत्मनिर्भर रहो। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, expressed his commitment to further strengthen the partnership through stronger surface, maritime and air connectivity and digital link. ठीक है, स्ट्रॉन्गर सरफेस यानी इंडिया को कनेक्ट करना है रोड से, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे। मारीटाइम यानी सी, हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे सी से, ठीक है, यानी समंदर से। एंड एयर कनेक्टिविटी यानी प्लेन से। एंड नेक्स्ट इज डिजिटल लिंक। डिजिटल लिंक यानी क्या रे? व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल लिंक? डिजिटल लिंक यानी क्या? ओए हेलो, तुमने कभी मुझे फेस टू फेस देखा है क्या? फेस टू फेस नहीं ना? तो हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा सवाल है, क्या तुमने मुझे फिजिकल फेस टू फेस देखा है? वी आर, कौन कौन देखा है? कौन कौन देखा है? ओके ओके, ये दीक्षा आई नो बिकॉज शी वॉज इन मिस्टर एंड मिस वीपीए कमिटी। चलो कोई बात नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं तो डिजिटल लिंक यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम लोग इन कंट्रीज के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो सिंगापुर में इंटरनेट कनेक्टिविटी इट इज इन जीबीपीएस। हम लोग एमबीपीएस का इंटरनेट यूज करें, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। सिंगापुर में द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज द फास्टेस्ट, इट इज इन टर्म्स ऑफ जीबीपीएस। ठीक है, हम लोग एमबीपीएस के जमाने में जी रहे, वो लोग जीबीपीएस के जमाने में जी रहे। कोई बात नहीं, हमारे पास भी आएगा ये इंटरनेट स्पीड, डोंट वरी। इंडिया वेलकम द रीसेंट डिसीजन टू रिव्यू एशियन इंडिया एफटीए। ठीक है, फॉरेन ट्रेड जो एसोसिएशन है, हम लोग और कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे और रिव्यू किया जाएगा। इंडिया एक्सप्रेस इज डिजायर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन एरियाज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम यानी समंदर का सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। ब्लू इकोनॉमी यानी जो सारी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में बिके। एंड both sides agree to continue the implementation of Delhi Declaration, an outcome of Asian India Commemorative Summit to mark the 25th anniversary of Asian Indian Dialogue relation in Jan 18 in order to further strengthen and deepen Asian India strategic partnership in coming years. हमको चंदू चाइना और पाकिस्तान हेल्प तो हमको करते नहीं है, तो हम लोगों को साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके हमारा विकास करना है। ठीक है, तो बस लास्ट सब टॉपिक फॉर द डे, 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट। टिकटॉक नहीं है ये, दिस इज नॉट टिकटॉक। ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर कैसा है, इसलिए उन्होंने ये अरेंज किया था। तो 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट, द अवार्डिंग सेरेमनी ऑफ 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट वाज held on 19 July 2019 in V-Teen, Lao PDR at the gala dinner of 11th Asian Ministerial Meet on Youth. ठीक है,
Elia Pramana from Indonesia, DNC from Singapore, Anululak Dawang from Lao PDR were awarded the first, second and third winners. तो ये जो वीडियो बनाने का कॉन्टेस्ट था कि इन 10 कंट्रीज के बीच में कौन सा यूथ सबसे अच्छा वीडियो बनाएगा, उसमें जीता कौन कौन था? ठीक है, भाई साहब जीते थे, एलिया प्रमाना इंडोनेशिया। यानी आपको जो बुक में दिखा रहे हैं ना, बुक में जो वो पढ़ा रहे हैं, मैं उसका फोटोग्राफ लेके आया हूं, कौन जीता था बंदा। दिस गाय वाज द फर्स्ट विनर। क्या नाम है उसका? एलिया प्रमाना फ्रॉम इंडोनेशिया वाज द फर्स्ट विनर। सेकंड कौन था? डियाना सी सिंगापुर से। और थर्ड का क्या नाम है? एनोलुलक डवांग लाव पीडीआर। तो ये लोग वीडियो, यूथ वीडियो के कॉन्टेस्ट में जीते थे। इनसे, इनके वीडियो से हमें इनके कल्चर के बारे में पता चलता है। They received the awards from Deputy Secretary General of Law Youth Union, Samakio Kingsada, also chair of Senior Official Meeting on Youth, SOMI, Deputy Secretary General of ASEAN for the Asian Socio-Cultural Community, Kung Fook, and Brian Federin of the US Mission to the ASEAN. तो guys, to be honest, ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन कंट्रीज का कल्चर हमें पता चले, ठीक है, तो वीडियोस के थ्रू अपना कल्चर बताना चाहेंगे वो हमें, इसके लिए ये यूथ कॉन्टेस्ट हुआ था। दिस वाज द 5th यूथ कॉन्टेस्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एशियन। इनिशियल एग्जाम्स के लिए, एशियन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व, एशियन का फुल फॉर्म क्या है, और इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो लोग वो पूछ सकते हैं कि कौन सी समिट में नरेंद्र मोदी जी, या हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन 16th एशियन समिट हैपेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको लेके। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कैटर कर लिया आज। कौन से? IMF एंड एशियन। ऑलराइट, इफ यू हैव एनी डाउट्स, डू यू हैव एनी? All right, guys, I think we are done for the day. Thank you so much. See you in the next video. Take care of yourself. Study well. Bye-bye.